बरस 1967 की एक आम सी शाम दिल्ली के पुराने जामिया नगर मोहल्ले की एक पुरानी सी हवेली के लकड़ी के दरवाजे की सांकल खड़कती है। खटखट खटखट। अंदर से एक अशक्त वृद्ध, जिससे न ढंग से चला जा रहा था न उसे ढंग से दिखलाई पड़ रहा था, किवाड़ खोलता है तो सामने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खड़ी होती हैं, जो बिना उस वयोवृद्ध से कुछ भी कहे सीधा धड़धड़ा के हवेली के अंदर घुसती हैं और उस वयोवृद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, क्यों नहीं बनना है आपको राष्ट्रपति? क्या दिक्कत है आपको राष्ट्रपति बनने से? जब मैंने कह दिया आप ही राष्ट्रपति बनेंगे तो कोई सवाल ही नहीं है, आप ही राष्ट्रपति बनेंगे। ये कहकर इंदिरा वापस हवेली के सामने खड़ी अपनी काली रंग की एम्बेसडर में बैठती हैं और सीधा जामिया नगर मोहल्ले से अपने 3 मूर्ति भवन चली जाती हैं। इस वाकये को सुनने के बाद आपके जहन में 2 सवाल कौंध रहे होंगे। अव्वल तो यह कि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जामिया नगर मोहल्ले की एक हवेली में रहने वाले एक ऐसे वयोवृद्ध को देश का राष्ट्रपति बनवाने पर क्यों तुली हुई थी, जिसे ना ढंग से दिखलाई पड़ रहा था ना ढंग से चला जा रहा था। और दूसरा, आखिर इस वयोवृद्ध इंसान को राष्ट्रपति बनने में दिक्कत क्या थी, जब देश की प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव थाल में सजाकर इसके हवेली के सामने खड़ी हुई थी। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कहानी के पहले सवाल से, यानी आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आखिर जामिया नगर मोहल्ले में रहने वाले इस वयोवृद्ध इंसान को ही राष्ट्रपति बनवाने पर इंदिरा इस कदर क्यों तुली हुई थी। तो देखिए, इसके पीछे इंदिरा का कोई परमार्थ नहीं था, बल्कि निहित स्वार्थ था। असल में 11 जनवरी 1966 के दिन लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेस के जिस सिंडिकेट ग्रुप ने यह सोचकर इंदिरा को प्रधानमंत्री बनवाया था कि इंदिरा हर वक्त उनके इशारे पर काम करने वाली एक कठपुतली प्रधानमंत्री के तौर पर ही रह जाएंगी, उस सिंडिकेट ग्रुप की कैद से आजाद होने के लिए अब प्रधानमंत्री के पद पर बैठी इंदिरा छटपटाने लगी थी और उन्हें अच्छी तरह से मालूम था वो सिंडिकेट ग्रुप के इन नेताओं की कैद से तभी बाहर आ सकेंगी जब वो किसी आर पार के मुकाबले में कांग्रेस संगठन के सामने इन सिंडिकेट नेताओं को अपदस्थ करें। और इंदिरा ने सिंडिकेट ग्रुप के नेताओं के साथ अपनी आर पार की उस लड़ाई के लिए लड़ाई का मैदान चुना था 1967 का राष्ट्रपति पद का चुनाव, जिन चुनावों में सिंडिकेट ग्रुप के अगुआ के कामराज चाहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बतौर राष्ट्रपति एक और कार्यकाल दे दिया जाए। मगर इंदिरा ने भरी कांग्रेस की मीटिंग में पहली दफा के कामराज के फैसले के खिलाफ अपना ऐलान करते हुए कहा कि नहीं, इस दफा के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जामिया नगर मोहल्ले में रहने वाले यही मियां साहब होंगे। और इसके लिए इंदिरा ने कांग्रेस संगठन के सामने 2 मजबूत तर्क भी रखे। अव्वल तो यह कि इंदिरा ने कहा कि अगर भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मुस्लिम किरदार की जगह बनेगी तो इससे अंतरराष्ट्रीय समुदायों के मंचों पर यानी दुनियावी तबके में भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और अधिक मजबूत होगी। और दूजा ये कि इंदिरा ने 1967 के लोकसभा चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए कांग्रेस संगठन को याद दिलाया कि इन लोकसभा चुनावों में पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में जो करीब 73 सीटें कांग्रेस की कम हुई हैं, जिन 11 सूबों में कांग्रेस के इतिहास में पहली दफा पराजय हुई है, उस पराजय का एक बहुत बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का कांग्रेस से बिखराव था। ऐसे में इंदिरा ने कांग्रेस संगठन के सामने तर्क दिया कि अगर मुस्लिम तबके को नजर आएगा कि कांग्रेस एक मुस्लिम किरदार को देश के राष्ट्रपति के पद तलक बिठा रही है, तो मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से होता हुआ वो बिखराव एक दफा फिर बंद होगा और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस की ओर उन्मुख होगा, जिससे कांग्रेस सियासी तौर से मजबूत होगी। ये इंदिरा के 2 इतने मजबूत तर्क थे कि इन मजबूत तर्कों के पीछे छिपी इंदिरा की मंशा को समझने के बावजूद सिंडिकेट ग्रुप के नेताओं के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इंदिरा गांधी के इस राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव का समर्थन करें। जिसके बाद इंदिरा और कामराज के बीच बढ़ती खाई का लाभ उठाने हेतु विपक्ष के खड़े किए हुए राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार ई सुब्बाराव साहब जामिया नगर में रहने वाले इन्हीं मियां साहब के हाथों करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त खाते हैं और जामिया नगर मोहल्ले में रहने वाले यही मियां साहब राष्ट्रपति पद का यह चुनाव जीतकर बन जाते हैं देश के तीसरे राष्ट्रपति। मगर पूरा हिंदुस्तान ये बात जानता था, ये जीत जामिया नगर वाले मियां साहब से ज्यादा
इंदिरा की जीत थी। और यकीन मानिए इंदिरा इस जीत से इतनी आह्लादित थी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाली इंदिरा गांधी अपनी काली रंग की उसी एम्बेसडर से भागी भागी जामिया नगर मोहल्ले की उसी पुरानी हवेली के दरवाजे पर जाती हैं, साइकिल खड़काती हैं। मालूम चलता है भीतर जामिया नगर वाले यही मियां साहब जिन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था चुनाव में, वो सो रहे हैं। उन्हें कोई खोज खबर ही नहीं थी कि आज उनके नाम पर चुनाव था और उस चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इंदिरा ने उन्हें जाकर जगाते हुए कहा, उठिए, आप देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। इंदिरा को उम्मीद थी इस खबर से मियां साहब खुशी से उछल पड़ेंगे, मगर मियां साहब के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मियां साहब तो राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहते थे। अब वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहते थे, इसकी वजह जानने के लिए तो आपको चलना पड़ेगा बरस 1946 में पुरानी दिल्ली के उस एक बंद कमरे के भीतर, जिस बंद कमरे के भीतर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान से कांग्रेस के नेता नेहरू और पटेल की तीखी बहस हो रही थी इस मसले पर कि कांग्रेस चाहती थी कि जामिया नगर वाले यही मियां साहब 1946 वाली अंतरिम सरकार के सदस्य बने, मगर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान इस मसले पर अड़ गए थे कि किसी भी कीमत पर जामिया नगर वाले ये मियां साहब अंतरिम सरकार के हिस्सेदार नहीं बनने चाहिए। आप ही की तरह उस वक्त कांग्रेस के नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुस्लिमों के सबसे बड़े मसीहा बनने का दावा करने वाले, मुसलमानों के नाम पर एक अलग मुल्क बना देने पर तुले हुए मोहम्मद अली जिन्ना साहब आखिर एक मुसलमान को ही अंतरिम सरकार में शामिल ना करने देने के लिए इस कदर क्यों अड़े हुए हैं। तो इस क्यों का जवाब आपको मिलेगा उसी बरस होने वाले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के भीतर आयोजित उस जलसे के भीतर, जिस जलसे में हजारों नामचीन शख्सियतों के बीच बैठे हुए मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की ओर इशारा करते हुए जामिया नगर वाले इन्हीं मियां साहब ने मंच पर चढ़कर जिन्ना के कट्टरपंथ के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्ष में वो राग अलापा था कि उसी दिन वो मियां साहब कांग्रेस के नेताओं नेहरू और पटेल की निगाहों में किसी सितारे की तरह चमक उठे थे। यही वजह थी कि उसी दिन से नेहरू और पटेल चाहते थे कि जामिया नगर वाले ये मियां साहब 1946 में बनने वाली अंतरिम सरकार के सदस्य बने, मगर चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि एक मुसलमान ही उन्हें सारी दुनिया के सामने इस कदर भरे मंच से जलील कर देगा उनके कट्टरपंथ के मसले को लेकर, इसीलिए जामिया नगर वाले इन्हीं मियां साहब से कुढ़े बैठे जिन्ना और लियाकत अली खान इस मसले पर अड़ गए थे कि ये मियां साहब कतई अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं बनने चाहिए, जिसके चलते यकीनन उस वक्त तो ये मियां साहब अंतरिम सरकार के हिस्सेदार नहीं बन सके, मगर जब मुल्क आज़ाद हुआ और ताकत अकेले नेहरू और कांग्रेस के पास आई तो नेहरू ने न सिर्फ केंद्रीय वित्त आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी आधा दर्जन से भी ज्यादा संसदीय कमेटियों के सदस्य के तौर पर जामिया नगर वाले इन्हीं मियां साहब को नामित किया, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया। और जब वो कुलपति का कार्यकाल पूरा हुआ तो नेहरू ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत कर जामिया नगर वाले इन्हीं मियां साहब को भेज दिया राज्यसभा। जिस राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जब बरस 1957 में पूरा हुआ तो नेहरू ने जामिया नगर वाले इन्हीं मियां साहब को भेज दिया पटना, बिहार का गवर्नर बनाकर। और गवर्नर का वो कार्यकाल तो पूरा ही नहीं होने पाया था जब नेहरू के आदेश पर यही जामिया नगर वाले मियां साहब बन गए देश के उपराष्ट्रपति। वो उपराष्ट्रपति जिसके पद तक पहुंचने के तत्काल बाद ही जामिया नगर वाले मियां साहब को जानने समझने वाले तमाम लोग ये अटकलें लगाने लगे थे कि हो सकता हो देश के अगले महामहिम के तौर पर उन्हीं का नंबर आ जाए। मगर जब कभी जो कोई भी सार्वजनिक मंचों या निजी स्तर पर इनके सामने देश के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव रखता, ये मियां साहब तत्काल उस प्रस्ताव पर ठोकर मार देते, ये कहते हुए कि उन्हें किसी भी कीमत पर देश का राष्ट्रपति नहीं बनना है। वजह थी मियां साहब की लगातार खराब होती सेहत। दरअसल बीते कुछ वर्षों में मियां साहब की सेहत में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आलम यह आ चुका था 60 के दशक के उत्तरार्ध के बरस आते आते कि हाई बीपी के चलते मियां साहब को अक्सर सांस लेने में तकलीफ रहा करती थी। शुगर लेवल इतना बढ़ा रहता था कि चलने फिरने में परेशानी होती थी और आंखों का गुलकामा तो इस हद तक बढ़ चुका था कि आंखों की रोशनी अब बहुत थोड़ी ही बची थी मियां साहब की। ऐसी सूरत में वो देश के राष्ट्रपति का पद नहीं संभालना चाहते थे, मगर जब इंदिरा ने उनके सामने एक दुस्साहसी
छोटी बच्ची सरीखा एक आग्रह किया तो वो उस आग्रह को यह कहकर टाल नहीं सके कि जब अल्लाह ही चाहता है कि सड़कों पर जूता पालिश करने वाला एक लड़का देश के राष्ट्रपति के पद तक जा पहुंचे, तो फिर वो अल्लाह की मर्जी के आगे सजदा करते हैं और अपनी आखिरी सांस तलक राष्ट्रपति के पद का मर्यादा पूर्वक निर्वहन करने का प्रण लेते हुए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। अब जाहिराना तौर से आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सड़कों पर जूता पालिश कब की थी। तो आइए आपको डॉक्टर साहब के जूता पालिश करने का वो वाकया भी सुनाए देते हैं। ये वाकया उस दौर का है जब डॉक्टर साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति हुआ करते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जिस वक्त जामिया मिल्लिया के कुलपति हुआ करते थे, उस वक्त डॉक्टर साहब ने एक अधिसूचना जारी करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक नियम लगाया कि वो नियमित रूप से स्वच्छ गणवेश में ही कॉलेज में प्रवेश करेंगे। स्वच्छ गणवेश जिसमें एक साफ सुथरा सलीकेदार कपड़ा होगा और एक साफ सुथरा जूता होगा। मगर जैसा कि भारत के स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों की परंपरा रही है, शुरुआत में उस अधिसूचना का अक्षर से पालन हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ वो अधिसूचना धूल फांकने लगी और विद्यार्थी धूल धूसरित जूतों के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगे, जिसके बाद जाहिराना तौर से एहतियातन आदेश जारी करते हुए, वार्निंग देते हुए डॉक्टर साहब ने दोबारा अधिसूचना जारी की। मगर फिर वही ढाक के तीन पात हालात। जब लगातार ये प्रक्रम दोहराया जाने लगा तो एक दिन डॉक्टर साहब बड़े धीर मन से सोचने लगे कि आखिर इस समस्या का हल क्या निकाला जाए, और तभी उनके जहन में कौंधा एक अभिनव विचार। और अगली सुबह जामिया मिल्लिया के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब नुक्कड़ के मोची के यहां से एक जूता पालिश की डिबिया और जूता साफ करने वाला ब्रश लेके विश्वविद्यालय के दरवाजे के सामने सड़क पर पालथी मार के बैठ गए। कहते कुछ ना, बस जो भी विद्यार्थी गंदे जूतों में विश्वविद्यालय के भीतर दाखिल हो रहा होता उसे रोका जाता और कुलपति जी उसे अपने पास बुलाते और अपनी जांघ पे उसका जूता रख के उसकी जूता पालिश करते। आप सोच कर देखिए उस वक्त के विद्यार्थियों का क्या हश्र हुआ होगा जब वो अपने सामने कुलपति को इस कदर सड़क पे पालथी मारकर बैठकर जूता पालिश करते देखे होंगे। जाहिराना तौर से उस दिन के बाद विद्यार्थियों को इतनी लज्जा महसूस हुई कि उस दिन के बाद किसी तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं करनी पड़ी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थी स्वच्छ जूतों में ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगे। ऐसे थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन।